अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। आज के इस 15वें लेक्चर में हम CSS मार्जिन्स के बारे में पढ़ेंगे। CSS मार्जिन्स क्या होती हैं और हम उसको किस लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, तो अगर देखा जाए तो ये एक बॉर्डर लगा हुआ है एक डिव एलिमेंट को, ठीक है। और ये नीचे एक और एलिमेंट है और उसके नीचे एक और एलिमेंट है, यानी कि हर एलिमेंट एक बॉक्स होता है, ठीक है। हर एलिमेंट ब्राउज़र के लिए एक बॉक्स होता है छोटा सा, यानी कि अगर ये हेडिंग 2 है तो ये भी एक बॉक्स होगा, ठीक है। उस बॉक्स वो बॉक्स इस बड़े बॉक्स के अंदर है और ये स्मॉल वाला एलिमेंट भी बॉक्स ही होगा, ठीक है। इसको हम ग्रीन कर देते हैं ताकि हमें नज़र आए थोड़ा सा। तो ये हर चीज़ मैं बताता आ रहा हूँ कि ये मैंने शुरू के लेक्चर्स में भी बताया था, HTML में भी, कि हर एक एलिमेंट जो HTML का होता है वो एक बॉक्स कंटेन कर रहा होता है। उसका एक बॉर्डर होता है जो अभी हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो एक बॉक्स ज़रूर होता है, ठीक हो गया। तो जो मार्जिन होती है, मार्जिन एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स के बीच में जो फासला है वो डिफाइन करती है कि हमने उससे कितनी मार्जिन रखनी है। जैसे हम अपनी कॉपी में लाइंस लगाते थे, मार्जिन लाइन जिसको कहते थे, तो वो हमारी बाउंड्री डिसाइड करती थी कि बाउंड्री क्या होगी, ठीक है। इसी तरह इस एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से कितना फ़र्क रखना है वो ये मार्जिन डिसाइड करता है। हम इसमें ना बॉर्डर लगा लेते हैं जो हर किसी का होता ही है, पर हम अलहदा से लगा लेते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हम क्या कर रहे हैं, ताकि आपको आसानी से समझ आएगी कि हो क्या रहा है। हेडिंग को भी हम एक बॉर्डर लगा देते हैं और हम ये स्मॉल के टैग को भी एक बॉर्डर लगा देते हैं। दोनों को हमने एक क्लास दे दी है और अब हम उस क्लास को पकड़ते हैं और बॉर्डर लगा देते हैं। उसका शॉर्ट हैंड यूज़ करते हैं, सबसे पहले विड्थ, उसके बाद स्टाइल और उसके बाद कलर, फिर सेमीकोलन ये लगा देते हैं और ये रिफ्रेश कर देते हैं। अब हमारा यहाँ पे भी बॉर्डर लग गया और यहाँ पे भी बॉर्डर लग गया। अब अगर हम मार्जिन की प्रॉपर्टी दें तो यहाँ पे कर दें 0, तो ये देखें ये दोनों बिल्कुल साथ जुड़ गए हैं। इनको मार्जिन पहले से बाय डिफ़ॉल्ट दी होती है ब्राउज़र ने। ब्राउज़र का मतलब ये क्रोम, यानी कि इसने कुछ स्टाइल्स अपनी तरफ से दिए होते हैं, यानी कि अगर हम सिर्फ एक लिंक का टैग लिखते हैं तो खुद ही से अंडरलाइन होता है। अगर यहाँ पे हम एक लिंक का टैग लिखें तो आपको समझ आएगी। इसको अभी हमने कोई स्टाइल ही ना दिया, तो यहाँ पे हम इसको सिर्फ ये देखेंगे पहले से अंडरलाइन, इसका कलर ब्लू है, हालांकि बाकी चीज़ें जो भी हम लिखते हैं वो ब्लैक कलर की होती हैं और विदाउट अंडरलाइन होती है। तो कुछ स्टाइल्स हमारे ब्राउज़र ने उसको दिए होते हैं या उसके लिए वो मुख्तस कर दिए गए होते हैं, यानी H2 है तो उसको इतनी मार्जिन देनी ही देनी है, इस तरह। तो अभी हमने मार्जिन कर दी इसकी 0। अब मार्जिन हम अगर 0 हटा देते हैं, यानी कि ब्राउज़र का स्टाइल लग जाए इसको, तो ये वापस अपनी जगहों पर आ गया। अच्छा, अब मार्जिन हम किस किस तरह दे सकते हैं हम वो देख लेते हैं। मार्जिन हम 4 तरीकों से दे सकते हैं। हम टॉप मार्जिन दे सकते हैं, राइट मार्जिन दे सकते हैं, बॉटम दे सकते हैं, लेफ्ट दे सकते हैं, जैसे हमने अभी बॉर्डर का पढ़ा है। इसी तरह हम इसमें भी मार्जिन हम चारों तरीकों से दे सकते हैं। हम ऊपर से फासला कितना छोड़ना चाह रहे हैं एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से या बॉटम से। उसमें हम क्या क्या यूनिट यूज़ कर सकते हैं, हम ऑटो यूज़ कर सकते हैं, हम लेंथ यूज़ कर सकते हैं, हम परसेंटेज यूज़ कर सकते हैं। लेंथ से मुराद PX PT है, जो भी हम PX कर रहे हैं। PX नॉर्मली हम यूज़ करते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने मार्जिन 0 दिया था, मैं यहाँ पे अगर मार्जिन 5PX दे दूँ तो ये 5PX हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा और आसान कर देते हैं, मार्जिन टॉप। अब स्मॉल को उसके ऊपर से मार्जिन लग जाएगा ये रेड वाले बड़े बॉर्डर से, और इस हेडिंग को इस स्मॉल के बॉर्डर से 5 पिक्स लग जाएगा। तो ये देखें, ठीक है। बाकी सारे मार्जिन लेफ्ट राइट साइड के या बॉटम के वो ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि अब हमने उसको डिफाइन कर दिया कि मार्जिन टॉप का ही लगाना है इसको। इसको हम बॉटम भी कर सकते हैं, ये बॉटम का लग गया है। इसको हम लेफ्ट साइड का कर सकते हैं, ये लेफ्ट साइड से इधर को हो गया थोड़ा सा। और इसको हम राइट साइड पे भी कर सकते हैं, ये अब राइट साइड से
इधर हो गया, ये नॉर्मल अपनी जगह पे आ गया। राइट साइड से पहले यहाँ से ये देखें, इसको यहाँ पे लग गया क्योंकि ये पूरा कंटेन करता है, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो ये राइट से इसको थोड़ा सा बॉर्डर लग गया, इसको क्योंकि ये सारा मार्जिन ही है तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये इस तरह हम चारों तरीकों से दे सकते हैं। उसके अलावा अब यूनिट पे आ जाते हैं, तो हम यहाँ पे 5 px दे सकते हैं, हम यहाँ पे 50 px दे सकते हैं, या जितनी भी हमें ज़रूरत होगी। ठीक है, ये देखें ये ज़्यादा होता जा रहा है। अब इसी को हम परसेंटेज में भी दे सकते हैं, हम 3% अगर दे दें, या चलें 50% दे के देखते हैं ताकि हमें समझ आए। तो ये देखें, ये आधा आधा उसने ख़त्म कर दिया यहाँ से, 50% जो कर दिया। इसको हम 100% करके देखते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल ख़त्म हो गया, आखिर पे आ गया। ठीक है, तो ये हम इस तरह परसेंटेज में भी दे सकते हैं। इसके अलावा हम इसको ऑटो दे सकते हैं। इस पर हम मार्जिन राइट नहीं लिखेंगे, अब हम सिर्फ इसको मार्जिन लिखेंगे। इसकी वजह मैं आपको भी बताता हूँ। मार्जिन दे दिया और इसको क्या कह दिया, ऑटो। एक सेकेंड, इसको हमने मार्जिन ऑटो दे दिया। तो ऑटो में वो क्या करेगा, एक सेकेंड यहाँ पे होगा, ऑटो से क्या होगा, द ब्राउज़र कैलकुलेट द मार्जिन। जो ब्राउज़र है वो अपने हिसाब से उसकी मार्जिन कैलकुलेट कर लेगा। ठीक हो गया, कि उसको कितनी मार्जिन चाहिए, यानी कि अब हम ब्राउज़र के ऊपर छोड़ रहे हैं कि हम कितनी आप जितनी मार्जिन उससे सूटेबल है उसको दे दें। ठीक हो गया, तो ये ऑटो का, ये वैसे ऑटो का ना हमारा मार्जिन यूज़ होता है सेंटर में करने के लिए ना, टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए। अगर डिव के अंदर एक टेक्स्ट है तो हम उसको सेंटर में करने के लिए मार्जिन यूज़ करते हैं ऑटो की। ये अभी सेंटर में हो नहीं रहा क्योंकि हमने नीचे भी बॉर्डर यूज़ किए हुए हैं और उनको काफ़ी सारे स्टाइल अलग-अलग से दिए हुए हैं, तो वो सारे स्टाइल्स अभी मैच हो रहे हैं, वरना ये हमारा ज़ीरो ऑटो करने से सेंटर में रहता है। हम इसको लेक्चर के एंड पे देख लेते हैं या नेक्स्ट लेक्चर में देख लेते हैं कि ये सेंटर पे क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, ऑटो के बाद हमारे पास एक और चीज़ आती है, इनहेरिट। इनहेरिट का मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि इनहेरिट का मतलब होता है कि वो अपने पेरेंट्स से वो चीज़ ले लेता है। अगर हमने इनहेरिट लिख देते हैं, अगर हम यहाँ पे इनहेरिट लिख देते हैं, तो इसका मतलब होगा जो इसका पेरेंट है उसको आपने जितनी मार्जिन दी होगी ना, उसको भी इतनी मार्जिन लग जाएगी। अगर इसको हमने दी हुई है ना 50 px, इसके अंदर भी 50 px लग जाएगी। यानी कि इसको भी हम कर देते हैं कमेंट, और इस डिफ को हमने दे दी 50 px। ठीक है, अब इसको लेफ्ट साइड से भी 50 px लग गई है, राइट साइड से भी लग गई है, टॉप से भी लग गई है और बॉटम से भी लग गई है। अब अगर हम इसको इनहेरिट को हटा दें, खोल दें, मार्जिन इनहेरिट दे दिया, इसका मतलब ये है कि हमने नीचे वाली जो दो डिव्स हैं, ये दिस इज स्मॉल और हेडिंग टू, इसको भी हमने मार्जिन देनी है 50 px। तो अब इसको भी लेफ्ट साइड से 50 px लग गई है, राइट साइड से भी लग गई है, टॉप से भी लग गई है और बॉटम से भी 50 px लग गई। अब मैं इस 50 px को चेंज करूंगा ना, तो नीचे वाले की भी खुद ही चेंज हो जाएगी। तो वो इनहेरिटेंस से ले रहा है, जो उसके पेरेंट को है उसको उसने भी वही ले लेनी है। ठीक है, इसको कुछ नहीं हो रहा क्योंकि इसको हमने इनहेरिटेंस नहीं दी अभी तक। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ है उनको इनहेरिटेंस खुद लग जाती है अगर हम उनको डिफाइन ही ना करें। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम हमने वो बॉर्डर का कलर देखा था। ठीक है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं अगर उनको हम इनहेरिटेंस दें तो वो पेरेंट की चीज़ें उठाते हैं, वरना नहीं उठाते। ठीक हो गया, तो ये हमारा इनहेरिटेंस का काम हो गया। उसके अलावा है जी हमारे पास मार्जिन के शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। जैसे हमने बॉर्डर की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वैसे ही हमारे पास मार्जिन की भी है। जैसे हम मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम सारा कुछ डिफाइन कर सकते हैं, वैसे ही ये देखें, मार्जिन टॉप बता सकते हैं कि हमने कितना मार्जिन लेना है। सपोज करें हमने 30 पिक्स कह दिया, यहाँ 20 कह दिया, यहाँ 40 कह दिया, यहाँ 50 कह दिया। हम कह देते हैं ये मार्जिन लेफ्ट हो जाए,
ये हम कह देते हैं जी राइट हो जाए, ये हम कह देते हैं बॉटम हो जाए। तो ये बॉटम, लेफ्ट और राइट सबका हमने अलग अलग से मार्जिन दे दिया, तो उसको वो लग भी गया, ठीक है। ये इसमें इन इन दोनों को इकट्ठा लग रहा है। अगर हम इसमें से एक को क्लास ख़त्म कर देते हैं, इसकी क्लास ये ख़त्म कर देते हैं, ताकि वो सारे बॉर्डर सिर्फ मार्जिन सिर्फ हेडिंग 2 पे लगें, तो ये देखें वापस अपनी जगह में चले गया। इसको लेफ्ट से भी लग गया, इसको राइट से भी लग गया, टॉप से भी लग गया और बॉटम से भी लग गया है। बॉटम पे 50 px है, तो सबसे ज़्यादा बॉटम पे लगाएगा, देखें ठीक हो गया। अच्छा, अब यही 4 चीज़ें हम एक लाइन में भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसको हमने कल पढ़ा था, लेकिन अब हम दोबारा देख लेते हैं। अच्छा, अगर हम मार्जिन लिख दें और उसको 4 वैल्यूज़ दे दें, तो इसका मतलब ये होगा, ये टॉप की होगी, एक्स लाजमी लिखना साथ। उसके बाद टॉप के बाद क्लॉकवाइज जब चलते हैं हम घड़ी की सुई की तरह, तो टॉप के बाद राइट साइड आती है, ये राइट की होगी, ये बॉटम की होगी और ये लेफ्ट साइड की होगी। अब ये 4 मार्जिन इसको लग जाएंगी सिर्फ एक लाइन में, इसको हम कमिट कर देते हैं और हम देखते हैं हमारा फ़र्क हुआ कि नहीं। ये हमारा हो गया, लेफ्ट राइट साइड पे भी लग गई है, टॉप बॉटम पे भी लग गई है। हम इसको 10 करके देखते हैं टॉप की, तो देखते हैं हमें फ़र्क पड़ता है कि नहीं। ये 10 px हो गया 30 px की जगह। ये हम अगर 4 वैल्यूज़ दें तो इस तरह होता है, ठीक है। अच्छा, आगे पढ़ते हैं, हम और किस तरह वैल्यूज़ दे सकते हैं। अच्छा, हमारे पास अगर 3 वैल्यूज़ हम दे दें, तो किसको किसको लगेगी, टॉप को लगेगी पहली, उसके बाद लेफ्ट और राइट साइड को दूसरी लगेगी, और आखिरी वाली बॉटम को लग जाएगी। यानी कि टॉप वाली 10 px हो जाएगी, लेफ्ट राइट साइड 40 px हो जाएगी, और बॉटम वाली भी 40 px हो जाएगी। बॉटम वाली हम 20 px कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं 30 px। तो ये हमारी बॉटम लेफ्ट राइट साइड की मार्जिन्स लग चुकी हैं, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने 3 वैल्यूज़ का देख लिया, 4 वैल्यूज़ का देख लिया। अब हम देखते हैं 2 वैल्यूज़ अगर हम उसको दे दें तो वो क्या होगा। अगर किसी ने लास्ट लेक्चर लिया है तो उसको समझ आ गई होगी कि उसके साथ इस 2 वैल्यूज़ के साथ क्या होगा। पहली वैल्यू टॉप और बॉटम को लग जाएगी, जैसे कि 30 px है, और लेफ्ट साइड और राइट साइड को कौन सी लग जाएगी, 20 px वाली। तो हम ये देखते हैं लगती है कि नहीं। ये देखें, लेफ्ट और राइट साइड की बराबर हो गई है और टॉप और बॉटम की भी बराबर हो गई अगर हम 2 वैल्यू दे दें। और अगर हम सिर्फ एक वैल्यू दे दें तो इसका मतलब ये होगा ये चारों पे 20 px लग जाएगी, हमारी चारों वैल्यूज़ सेम हो जाएंगी, ठीक हो गया। ये अब चारों वैल्यूज़ 20 px लग चुकी हैं। अच्छा, आगे हमारा एक टॉपिक रह गया सिर्फ इस लेक्चर का, मार्जिन कोलैप्स। अच्छा, मार्जिन कोलैप्स क्या होता है। अगर हम, अब हमें ये दोनों को देने की जरूरत पड़ रही है, हमने इसको भी दे दिया मार्जिन, क्लास दे दी 1 की, क्योंकि हम उसमें मार्जिन लगा रहे हैं, और हमने हेडिंग 2 को भी दे दी है। अच्छा, इसमें क्या होता है, अब अगर सपोज करें कि मैंने दिस इज स्मॉल को मार्जिन बॉटम दे दिया, एक सेकंड में, ये 1 और 2, इसको हमने दे दिया है जी 1, ठीक है। तो ये मार्जिन हमारा ना बॉर्डर के अलावा भी काम करेगा, ये तो बस आपको दिखाने के लिए कि देखें काम भी ऐसे भी करेगा, ज़रूरी नहीं ऐसे मसला नहीं कोई। ये मैं 200 पिक्स करके देखता हूँ, इधर देखिएगा, ठीक है। काम ये इस तरह भी करेगा, तो वो मसला नहीं कि बॉर्डर के साथ ही करेगा। ये आपको क्लियर कर दूं कि ये जहन में ना रह जाए कि ये सिर्फ बॉर्डर के साथ काम करता है। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं 1। अगर मैं सपोज करें स्मॉल वाली लाइन को मार्जिन बॉटम दे देता हूँ 20 पिक्स का, ठीक है, इसको भी हम कर देते हैं कमिट। इसको हमने मार्जिन बॉटम दे दिया 20 पिक्स का, कि उसको जो बॉटम से फासला हो 20 पिक्स के बाद कोई चीज़ नहीं शुरू हो। अब अगर हम हेडिंग को मार्जिन दे दें टॉप से 20 पिक्स का ही, तो क्या होगा, वो तो 20 पिक्स पहले से मार्जिन मिल रहा है ना, क्योंकि दिस इज स्मॉल के नीचे 20 पिक्स खाली पड़े हुए हैं।
हेडिंग 2 को हम कह रहे हैं कि भाई जो आपका टॉप है ना उससे 20 px खाली छोड़ दो, तो वहां पे 20 px तो पहले खाली पड़े हुए हैं, तो उसने कुछ भी नहीं छोड़ा और उसने वही मार्जिन यूज कर लिया। यहां से इसको कहते हैं मार्जिन कोलैप्स, ठीक हो गया। लेकिन अगर हम इसको, एक सेकेंड, एक दफा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि अगर हमने दिस इज स्मॉल को मार्जिन बॉटम दे दिया 20 px और हेडिंग 2 को कहा कि भाई मार्जिन आप टॉप का ले लो 20 px, तो वो 20 px उसके पास पहले से था, ठीक है, वहां पे खाली जगह थी, उसने कहा यहाँ पे तो मेरे पास खाली जगह है 20 px, तो मैं वो यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये उसने उसी का मार्जिन यूज कर लिया। लेकिन अगर यहाँ पे हम दे देते 30 px, वो थोड़ा सा नीचे हो गया, वो सिर्फ 10 px नीचे हुआ है, वो 20 px 30 px नीचे नहीं हुआ, वो हुआ 10 px ही नीचे है। 20 px उसने दिस इज स्मॉल वाले का यूज कर लिया। अब अगर मैं इसको 30 px कर देता हूँ, ठीक है, तो इसको भी मैंने मार्जिन कोई नहीं दिया, तो रिफ्रेश किया, इसको हम कर देते हैं 40 px, मार्जिन बॉटम दे रहा हूँ मैं। इसको हमने मार्जिन दिया है जी 40 px, तो वो 40 px ले रहा है। अच्छा, हम मार्जिन वगैरह यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके इसको यहाँ से स्क्रॉल कर सकते हैं और जो भी हमारा एलिमेंट है ये इस पे क्लिक करें और फिर इस पे क्लिक करें। ये हमारे पास नीचे बॉक्स बना आ रहा है कि इसको हमने मार्जिन, ये जो ऑरेंज सा बना हुआ आ रहा है ये मार्जिन है, यानी कि टॉप इसको हमने कुछ भी नहीं दिया, राइट भी नहीं दिया हुआ, लेफ्ट भी नहीं दिया हुआ, लेकिन बॉटम पे हमने क्या मार्जिन दिया हुआ है 40 px का, ठीक हो गया। ये हमने इसको मार्जिन दिया हुआ है। और अगर हम हेडिंग का देखेंगे हमने उसको कितना टॉप का मार्जिन दिया हुआ है, तो ये हमने टॉप का उसको कितना दिया हुआ है 30 px का। असल में इनके बाय डिफ़ॉल्ट भी मार्जिन लगे होते हैं, पैडिंग भी लगी होती है, इसलिए वो आपस में कॉन्कैटिनेशन कर देते हैं, मिक्स हो जाते हैं, इसलिए कभी-कभी हमारे स्टाइल नहीं लगते, तो हम उसमें इम्पोर्टेंट की ये कीवर्ड जो मैंने पहले भी आपको पढ़ाया हुआ है, पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है कि ये अगर हमारा कोई स्टाइल नहीं लग रहा या वो किसी स्टाइल को कट कर रहा है, तो हम उसमें इम्पोर्टेंट कीवर्ड यूज़ करेंगे और वो हमारा स्टाइल लग जाएगा, ठीक है। तो मार्जिन कोलैप्स में दोबारा से बता देता हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। मार्जिन कोलैप्स का मतलब ये है कि अगर हमने एक स्टाइल को बॉटम का मार्जिन दे दिया और दूसरे को हम कह रहे हैं कि टॉप से मार्जिन ले लो, तो वो वही मार्जिन उसका यूज़ कर लेगा, ठीक है, और हमें कहेगा मैंने मार्जिन लगा दिया, तो वो मार्जिन कोलैप्स हो जाता है। ऐसे अगर हम इसको टॉप का दे दें और इसको कहें कि स्मॉल का मार्जिन ले लो, स्मॉल स्मॉल को कहें कि बॉटम का मार्जिन ले लो, तो वो तो टॉप का उसने पहले से दिया होगा, यहाँ पे तो खाली जगह ही होगी, तो वो भी उसका नीचे से टॉप का यूज़ कर लेगा और कहेगा कि मैंने मार्जिन दे दिया, तो इसको हम क्या कहते हैं, मार्जिन कोलैप्स। तो ये था जी आज का लेक्चर, हमने मार्जिन की प्रॉपर्टी को पढ़ा है और इसमें हमने उसका शॉर्ट हैंड भी पढ़ लिए हैं और उससे हमने देख लिया कि हम एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से दूर करना हो जब, तो किस तरह कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, बॉटम से या टॉप से। इस लेक्चर में हमारा टॉपिक तो पैडिंग ही है, लेकिन हम इस लेक्चर में मार्जिन की एक चीज़ रह गई थी पिछले लेक्चर में, जो कि ऑटो की वैल्यू थी, जिससे हमारा जो कंटेंट है वो सेंटर में होना चाहिए था, जो कि वो सेंटर में नहीं होता। उसका इशू ये था क्योंकि अब इस वक्त हेडिंग अगर हम देखें तो वो पूरा पेज यूज़ कर रहा है, हमारा बॉर्डर एंड तक जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो पहले तो हमें इसको बताना पड़ेगा कि आपकी विड्थ कितनी है, उसकी हमें विड्थ डिफाइन करनी पड़ेगी। तो अब जैसे हम इसको सपोज 100 px विड्थ दे देते हैं, ठीक है। अब हमने इसको सेंटर में भी करना है, ठीक है, ये हमारी 100 px होगी उसकी विड्थ, कि उसने अब इतना ही जगह घेरनी है। अगर हम पूरा पेज इसको दे रहे हैं यूज़ करने के लिए, तो फिर तो वो सेंटर में नहीं ना हो सकता, उसको थोड़ी चीज़ देनी होगी जितने में उसका कंटेंट भी आ जाए। अच्छा, अब एक तो तरीका है कि हम इस पूरे पेज की px में बताएं कि कितनी वैल्यू है, उसको 2 पे डिवाइड करें और उसको लेफ्ट साइड से मार्जिन दे दें, तो वो सेंटर में आ जाएगा। और एक आसान तरीका ये है कि हम इसको मार्जिन टॉप से मार्जिन कर दें, तो इसको यहाँ पे कर दें ऑटो। ऑटो से क्या करेगा, वो ब्राउज़र देखेगा कितना का है, उसकी खुद ही px की वैल्यू फाइंड आउट करेगा और जो भी उसका सेंटर बनता है, इसको उसके सेंटर में भेज देगा। अब ये इस वक्त हेडिंग 2 पेज के सेंटर में आ चुका है, तो ये ऑटो की वैल्यू का काम था।
अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि है हमारा CSS पैडिंग। मार्जिन और पैडिंग बिल्कुल मिलते जुलते हैं, तो आपने ध्यान से लेक्चर सुनना है ताकि आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, जो मार्जिन थी वो हमारा एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के बीच का काम करती थी। ठीक हो गया, कि उसके बीच में कितना फासला रखना है, यानी दिस इज स्मॉल और हेडिंग 2 के बीच में कितना फासला करना है, लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम से। लेकिन जो पैडिंग है वो इस बॉर्डर से, ये जो रेड कलर का बॉर्डर है और उस अंदर जो भी कंटेंट है उसका फासला टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट साइड से डिफाइन करती है। यानी कि वो आउटसाइड है और ये इनसाइड है। तो अगर हम इसको पैडिंग दें 5px की, तो ये हमने टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट चारों साइड से उसको कहा है कि 5px और खुला हो जाए, यानी कि वो बॉर्डर को 5px का फासला दे दिया। 50px दे दिया तो वो हर बॉर्डर से 50px का फासला दे के कंटेंट को छोड़ रहा है, यानी लेफ्ट साइड से भी 50px छोड़ देना, राइट से भी, टॉप से भी और बॉटम से भी। तो ये हमारा पैडिंग का काम है। और मार्जिन का काम क्या है कि वो एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के बीच में कितना फासला रखना है बाय, यानी कि इस बॉर्डर के आउटसाइड कितना फासला रखना है। और पैडिंग क्या है, इसके अंदर कितना फासला रखना है। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट से दिखाया था कि हमें हमारा मार्जिन लग रहा है, ऐसे ही हम पैडिंग भी देख सकते हैं कि कितनी पैडिंग लग रही है। इसको हम, जो ये जो ग्रीन कलर का आ रहा है ये हमारी आ रही है पैडिंग, और जो ये ऑरेंज सा कलर आ रहा है ये हमारी आ रही है मार्जिन। हम इसको स्क्रॉल करते हैं कि देखें हमारी 50px ऊपर से लगी हुई है, राइट से भी 50px लगी हुई है, बॉटम से भी और लेफ्ट साइड से भी। और मार्जिन हमारी ये लेफ्ट से 106 और राइट से भी 106 करके उसने सेंटर में किया हुआ है। तो ये हमारा पैडिंग है। अब बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है, कि हम पैडिंग को टॉप से भी दे सकते हैं, पैडिंग को लेफ्ट साइड से भी दे सकते हैं, पैडिंग को राइट साइड से भी दे सकते हैं। तो ये देखें, अब सिर्फ हमने टॉप से दे दी है, इसको हम किसी भी साइड से दे सकते हैं, चारों साइड से अलग अलग दे सकते हैं। और उसके बाद उसके शॉर्ट हैंड रूल हैं जो हमने पहले से पढ़े हुए हैं। क्या पढ़े हुए हैं हमने, अगर हम इसको यहाँ पे सिर्फ पैडिंग लिख दें, एक वैल्यू देंगे तो वो चारों साइड पे लग जाएगी, यानी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों पे सेम लग जाएगी। इसको हम दो वैल्यूज देंगे तो वो पहली वाली टॉप और बॉटम पे लगा देगा और दूसरी वाली कहाँ लगा देगा, लेफ्ट और राइट साइड पे। इसको तीन वैल्यूज देंगे तो क्या करेगा, पहली वाली टॉप पे, दूसरी वाली लेफ्ट और राइट पे, तीसरी वाली बॉटम पे लगा देगा। तो ये देखें ठीक हो गया। और अगर हम इसको चार वैल्यूज दे देंगे तो वो अलग अलग सबकी लगा देगा, यानी टॉप राइट क्लॉकवाइज चलना है हमने घड़ी की सुई की तरह, बॉटम और ये लेफ्ट। तो ये हमारी चारों साइड की उसने अलग अलग से पैडिंग लगा दी है। तो ये है इसके शॉर्ट हैंड रूल हैं। इसका भी हम पीएक्स में इसको दे सकते हैं, परसेंटेजेस में दे सकते हैं और इनहेरिट कर सकते हैं। परसेंटेजेस में हम देकर देखते हैं इसको, हमने कहा 5% हो जाए चारों तरफ से, एक ही वैल्यू हमने दे दी जो कि चारों को लग जाएगी। तो ये हमारा 5% हो गया, ठीक हो गया। उसके अलावा हम इसको हमने पीएक्स में देकर देख लिया, और इसको हम अगर इनहेरिट कर दें और ये जिस डिव के अंदर है उसको हम पैडिंग दे दें 5% की या 10% की, हम 10% की पैडिंग दे देते हैं। पहले तो उस सारे को पैडिंग लग गई ना, इस बॉर्डर से देखें अब सारा कुछ बाहर अंदर को आ गया, इनसाइड में पैडिंग लग रही है ना, तो ये बॉर्डर से फासला हो रहा है सारी चीज़ों का। ये लग गई लेफ्ट राइट साइड से, और इसको अंदर से भी लग गया। अभी इसको अगर हम इनहेरिट को ख़त्म कर दें एक दफ़ा तो वो अंदर वाली पैडिंग खत्म हो जाएगी। ये सारा सारा कुछ इकट्ठा हो गया। अगर हम इसी को अनकमिट कर दें तो अब उसको भी 10% पैडिंग लग जाएगी हेडिंग 2 को, ये देखें ठीक है। स्मॉल को नहीं लगी, क्यों, क्योंकि उसको हमने अभी तक इनहेरिट नहीं किया। अगर हम इसको भी इनहेरिट कर दें तो वो अपने पेरेंट डिव से इनहेरिटेंस में पैडिंग ले आएगा, और ये उसने पैडिंग लगा दी है। उसके बाद हमने शॉर्ट हैंड रूल पढ़ लिए हैं कि दो वैल्यूज दे दें कितना क्या हो जाएगा, 3 से 4 से और 1 से क्या हो जाएगा। उसके बाद एक चीज़ रह गई सिर्फ हमारी इस लेक्चर की, पैडिंग एंड एलिमेंट विथ। The CSS width property specifies the width of the element content area. The content area is the portion inside the padding, border, and margin of an element. So, if an element has a separated specified width, the padding added to the element will be added to the total width of the element. This is often an undesirable result. इसका मतलब ये है, इसको हम एक दफ़ा ख़त्म कर देते हैं और इसको भी ख़त्म कर देते हैं। इस पे हम काम करते हैं इसको हम कहते हैं 50px, ठीक है। बल्कि हम इसको भी ख़त्म कर देते हैं। पैडिंग इस वक्त हमने कर दिया, और हम याद रखना है कि इसको हमने विड्थ दी हुई है 100px की। ये 100px विड्थ होगी।
तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये कितनी जगह घेर रहा है, ठीक है। अब इसको हमने 50 px पैडिंग दे दी, सॉरी। अब हमारी उसने जगह ले ली ज़्यादा, लेकिन हमने तो उसको कहा हुआ था कि भाई आपने 100 px तक ही रहना है। तो वो यही बता रहे हैं कि अगर हम पैडिंग देते हैं तो वो विड्थ और पैडिंग क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। जब हम विड्थ देते हैं तो विड्थ है हमारे पास 100 px, इसमें प्लस हो जाती है पैडिंग 50 px। तो टोटल जो हमारी विड्थ हो जाती है वो हो जाती है 150 px, ठीक है। अब ये तो हमारा सारा फ्लो ख़राब कर देगी। जब हम एक वेबसाइट बना रहे होंगे, हमने उसको पैडिंग दी, अब उसके नीचे भी तो कुछ होगा, उसके ऊपर भी तो कुछ होगा, तो अगर वो विड्थ ज़्यादा ले लेगा तो वो हमारा तो सारा कंटेंट ख़राब हो जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन हमारे पास ये है कि हमने उसको एक प्रॉपर्टी देनी है बॉक्स साइजिंग की। बॉक्स साइजिंग लिखना है यहाँ पे, और उसको हमने देना है बॉर्डर बॉक्स। इस बॉर्डर बॉक्स से क्या होगा कि वो जो हमारी विड्थ है वो हमारी आगे नहीं जाएगी, और वो उतनी ही रहेगी, यानी कि 100 px हमने उसको दी हुई है अगर, तो वो 100 px रहे। उसका कंटेंट बाहर जा रहा है तो वो एक अलग स्टेप है, ठीक है। उसको भी हम बाद में देखेंगे कि हमने किस तरह हल करना है। लेकिन उसने विड्थ ज़्यादा होने नहीं दी, उसने उसकी पैडिंग हम जितनी मर्जी करते जाएं, यहाँ पे हम 500 px भी कर दें तो हमारी विड्थ वहीं पे है, ठीक है। ये सिर्फ हमारा बॉक्स बड़ा होता जा रहा है, लेकिन हमारा जो कंटेंट है वो उतने पे ही है। हम इसकी अगर 10 px भी कर दें, हमारी विड्थ उतनी है हमारी, यानी कि जो विड्थ है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कब नहीं फ़र्क पड़ेगा? जब हम इसको बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दे देंगे, तो क्या होगा, हमारी ये जो हमने प्री डिफाइंड विड्थ की हुई है उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो 100 px की 100 px ही रहेगी। लेकिन अगर हम ये नहीं देते तो अब ये 110 px हो गई है, ये देखें ये बड़ी हो गई। इसी को हम 20 px कर दें, ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये देखें विड्थ में फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही हम बॉर्डर बॉक्स दे देंगे इसको, बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टी को बॉर्डर बॉक्स दे देंगे, तो हमारी विड्थ वापस छोटी हो गई है, जो भी हमारी 100 px की विड्थ थी, और उसी के अंदर हमारी पैडिंग लग गई है। अब हमारा कंटेंट बाहर जा रहा है, वो इसलिए जा रहा है क्योंकि वो हमने उसको पैडिंग दी हुई है कि बॉर्डर से आपने इतने फासले पे रहना ही रहना है, ठीक हो गया। तो इस तरह हम अपनी पैडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने फ्लो को ख़राब करने से बचा सकते हैं, विड्थ को ख़राब करने से बचा सकते हैं। तो आज का लेक्चर यही था, हमने पैडिंग पढ़ लिया, ऑटो की प्रॉपर्टी हमारी पिछले लेक्चर की रह गई थी, हमने वो भी कवर कर लिया है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।